तो अब हम अपना एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है NLM। प्यार से इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला होता है dp अपॉन dt। ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा है dp अपॉन dt। ठीक है, अब अगर मोमेंटम की जगह आप मास इनटू वेलोसिटी पुट कर दोगे तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 केसेस होते हैं। केस 1, अगर मास कांस्टेंट है तो देखो कांस्टेंट वाली टर्म डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा m dv अपॉन dt। और आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा dv अपॉन dt को ही आप एक्सेलरेशन कहते हो। ठीक है, तो अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा ma। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वाली टर्म डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी और फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा v dm अपॉन dt। लेकिन अगर मास भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब ये जो पूरी टर्म है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, मतलब फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए, वहीं अगर मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, कुछ रिकॉल कराना है आपको। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर y = u डॉट v है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से अगर मास भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो एक बार हम मास को एज इट इज लिखेंगे और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर एक बार हम वेलोसिटी को एज इट इज लिखेंगे और मास का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अगर बोथ वेरिएबल हैं, मतलब वेलोसिटी और मास दोनों ही वेरिएबल हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखो, अगर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, और ये देखो, ये हो जाएगा dp मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, ये हो जाएगा dt मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो मोमेंटम टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो बराबर होगा tan थीटा के, और tan थीटा किसके बराबर होगा dp अपॉन dt के, और dp अपॉन dt ही तो इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है, कुछ नहीं। आपको कंक्लूजन ये याद रखना है कि मोमेंटम टाइम का स्लोप, मोमेंटम टाइम का ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस फोर्स देता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, चलिए, वहीं देखो, आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फोर्स टाइम का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन मोमेंटम देता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, फोर्स टाइम का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन मोमेंटम देता है। ठीक है, चलिए, अब देखो, इम्पल्स क्या होती है, कुछ नहीं, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होती है, ध्यान रखना। अब देखो, ये एक नोट पॉइंट ध्यान रखो। नोट पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलिए, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी और मास भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, अब देखो, लेमीज थ्योरम। देखो, लेमीज थ्योरम कहाँ कहाँ वैलिड है वो देखो। लेमीज थ्योरम तभी वैलिड है जब 3 फोर्सेस हों और ये तीनों फोर्सेस एक सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हों और तीनों फोर्सेस का सम 0 हो। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, मतलब 3 फोर्स है और तीनों फोर्स एक कॉमन पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इन तीनों का सम मान लेते हैं 0 है, तभी आप लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, लेमीज थ्योरम क्या कहती है, अगर ये F1 फोर्स है तो इसके सामने वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा, अगर ये F2 फोर्स है तो इसके सामने वाला एंगल मान लेते हैं बीटा, अगर ये F3 फोर्स है तो इसके सामने वाला एंगल मान लेते हैं गामा। तो लेमीज थ्योरम ये कहती है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए, सॉरी, अब देखो, ये कनेक्टेड मासेस हैं। ठीक है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, तो एक्सेलरेशन पूछते हैं। एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ से देखो, नेट फोर्स कितना लग रहा है F, इनका टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
अब देखो पुली सिस्टम है, ठीक है। देखो ये एक पुली है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि m2 ज़्यादा है m1 से। देखो इस पर नीचे की ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी m2g, इस पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी m1g। ऊपर की तरफ टी टेंशन लगेगी। अब देखो स्ट्रिंग सेम है तो इधर भी ऊपर की तरफ टी टेंशन लगेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि m2 का मास ज़्यादा है m1 से, तो मतलब m2g की वैल्यू ज़्यादा होगी m1g की। मतलब जो m2 ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव करेगा a एक्सेलरेशन से, और m1 ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा a एक्सेलरेशन से, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्सेलरेशन टेंशन आपको निकालना आना चाहिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, मतलब सिर्फ फॉर्मूलों का रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख कर लाया हूँ, ठीक है। ये किस तरह से आए ये भी आपसे आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन की वैल्यू क्या है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। चलिए अब देखो दूसरा केस देख लेते हैं पुली का, ठीक है। अब देखो ये m1 मास है, ये m2 मास है, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा m2g, ठीक है। ऊपर की तरफ ये टी टेंशन लग रही होगी और इस तरफ भी टी टेंशन लग रही होगी, ठीक है। तो इस केस में देखो m2 ब्लॉक नीचे की ओर a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा और m1 ब्लॉक राइट साइड की ओर a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। मतलब m2 का और m1 का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और इसमें टेंशन भी लग रही है स्ट्रिंग में, देखो टी टेंशन, इसकी वैल्यू होगी m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये एक रोड है जिसका मास है m, जिसकी लेंथ है कैपिटल L, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा कि जिस पॉइंट से ये हिंज है उससे x दूरी पर एक a पॉइंट है, इस a पॉइंट पर टेंशन बताओ, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये है, टेंशन एट a पॉइंट इज इक्वल टू m अपॉन L माइनस x इंटू जी। m क्या है मास ऑफ रोड, कैपिटल L क्या है लेंथ ऑफ रोड, x क्या है हिंज पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी जहां पर आपको टेंशन निकालनी है, g क्या है वही 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखो बहुत बार आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। देखो ये एक वॉल है, m मास, ये वॉल है, ये m मास की बॉडी है, हमने u स्पीड से बह की और ये वापस भी u स्पीड से गई, ठीक है। इसमें दो केस होते हैं, केस 1 वेलोसिटी डज नॉट चेंज, मतलब ये इनिशियल भी इसकी स्पीड u थी, फाइनली भी इसकी स्पीड u है, ठीक है। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी 2mu sin थीटा, और ध्यान रखना थीटा वॉल से एंगल है, ठीक है। चलिए केस 2 देखते हैं। देखो केस 2 अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो, ठीक है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी है u1 और यहाँ पर वेलोसिटी हो गई u2, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट से जाओगे, मतलब फाइनल मोमेंटम निकालोगे, इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो गो विथ बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब देखो स्प्रिंग फोर्स, देखो ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब अगर आपने इस पर F फोर्स लगाया राइट साइड की तरफ तो इस पर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। अगर आपने राइट साइड की तरफ F फोर्स लगाया तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा, ठीक है। अब अगर आपने F फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लगाया तो स्प्रिंग फोर्स राइट साइड की तरफ लगेगा, ठीक है। चलिए और इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी नेगेटिव k डेल्टा x। यहाँ पर k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, डेल्टा x क्या है चेंज इन लेंथ या फिर इलोंगेशन एंड कंप्रेशन कह सकते हो आप, ठीक है। और नेगेटिव क्या बताता है कि जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे, सॉरी मैं फिर से दोहराता हूँ, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। नेगेटिव क्या बता रहा है कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अगेंस्ट में
स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे अगर आप एफ फोर्स इस तरफ लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ, मान लो डेल्टा एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स लगा इस तरफ। और इस केस में अगर आपने फोर्स इस पर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ और स्प्रिंग फोर्स लगा इस तरफ। ठीक है, चलिए अब देखो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम क्या है, देखो एक एम मास का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से एक छत से कनेक्टेड है, रूफ से। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। ठीक है, अभी हमने इसको पकड़ रखा है, जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये एक्स इलोंगेट हो जाएगा। एक्स इलोंगेट इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो इस पर एक mg फोर्स लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब ऊपर की ओर लगा स्प्रिंग फोर्स, नीचे की ओर लगा mg फोर्स। ठीक है, तो इस स्टेज पर आकर स्प्रिंग फोर्स mg फोर्स के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। केस वन, व्हेन वी ड्रॉप मास m स्लोली, अगर हमने इस m मास को बहुत स्लोली नीचे लाए, ठीक है, तो इस केस में एलोंगेशन की वैल्यू होती है mg अपॉन k। केस टू, व्हेन वी ड्रॉप m मास सडनली, मतलब इस m मास को हमने एकदम से छोड़ दिया, तो इस केस में एलोंगेशन होती है 2mg अपॉन k। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद ही होना चाहिए। चलिए अब देखो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है, देखो इसका मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसका K3। अब ये m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ठीक है, तो सीरीज की कहानी तो ये है। बाकी देखो पैरेलल हम इस तरह से लगाते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसका K3। ठीक है, तो पैरेलल की इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इस फॉर्मूले से निकलेगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, मान लो K4 होगा तो प्लस K4। ठीक है, चलिए अब देखो ये एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है L और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब आपने इस स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसकी लेंथ है L1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसकी लेंथ है L2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और लेंथ होता है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए देखो K1 इंटू L1 बराबर हो जाएगा K2 इंटू L2 के, और ये सब बराबर हो जाएंगे K इंटू L के। ठीक है, चलिए अब देखो दो तरीके के फ्रेम होते हैं, एक वो फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है, तो ऐसे फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, और एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम सीडो फोर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ये एक बस है, यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक रखा है और ये बस a एक्सेलरेशन से राइट साइड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो देखो सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट में आप सीडो फोर्स लगा दोगे। Fp मतलब सीडो फोर्स। ठीक है, और सीडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, चलिए अब देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपसे आना चाहिए। देखो ये एक बस है, ये m मास का ब्लॉक या बॉब इस स्ट्रिंग से हैंग हो रहा है। ठीक है, और आपने इस बस को a एक्सेलरेशन से मूव कराया। ठीक है, अब देखो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो यहाँ पर सीडो फोर्स लगेगा, मतलब इस m मास पर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सीडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी ma। ठीक है, अब देखो अगर आप इस m मास के बॉब पर इस तरफ फोर्स लगेगा तो इनिशियली तो वो यहाँ पर टंगा हुआ था, ठीक है, m मास का ब्लॉक, लेकिन वो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक सीडो फोर्स लग रहा है बिल्कुल लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलिए अब इस स्टेज पर दो फोर्स लगेंगे इस पर, एक सीडो फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड करोगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी a/g। a मतलब जिस एक्सेलरेशन से वो बस चल रही है, g वही 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए
ठीक है। तो ये थीटा क्या है कि ये एम मास का ग्लोब कितना वर्टिकल से एंगल बनाने लगा। ठीक है, देखो इनिशियली तो ये वर्टिकल था, लेकिन फाइनली देखो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो वर्टिकल से कितना एंगल है वही हमारा थीटा है। ठीक है, चलिए अगर आपने पढ़ रखा है ना, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सारा बेहतरीन रिवीजन हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है ना, तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो ये एक वेज है, इसका एंगल थीटा है, ये एम मास का ब्लॉक रखा है। तो देखो इसका अगर आप एफबीडी बनाओगे तो एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसकी वैल्यू होगी mg कोस थीटा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसकी वैल्यू होगी mg साइन थीटा। ठीक है, और देखो ये वेज इस एम मास के ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg कोस थीटा के। ठीक है, चलिए अब देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं ना कि एक वेज है जिसका एंगल थीटा है और एम मास का ब्लॉक इस वेज पर रखा है। अब हम इसको कितना एक्सेलरेशन दें, अब हम इस पूरे सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन दें ताकि एम मास का ब्लॉक इस वेज पर रखा रहे। देखो नॉर्मली क्या कंडीशन होगी, अगर आप एक्सेलरेशन नहीं दोगे तो देखो नेट फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा है, कितना mg साइन थीटा, मतलब ये एम मास के ब्लॉक पर कुछ इस तरफ फोर्स लग रहा है तो ये इस तरफ कुछ मूव करने लगेगा और ये थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन दें ताकि ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पर रहे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है g tan थीटा। अगर आप g tan थीटा एक्सेलरेशन दे दोगे तो ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो भी एग्जामिनर पूछ लेता है, वो होगी ma साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा। ठीक है, चलिए और ध्यान रखना अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक लिफ्ट है, यहाँ पर एम मास का ब्लॉक रखा है और ये लिफ्ट रेस्ट पर है, तो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू होगी mg। ठीक है, अब अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो भी यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू होगी mg। लेकिन अगर लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी m ब्रैकेट g प्लस a। ठीक है, और अगर लिफ्ट a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और इसकी वैल्यू होगी m ब्रैकेट g माइनस a। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब आप लिफ्ट में होते हो और ऊपर की तरफ जा रहे होते हो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे होते हो तो आपका वजन बढ़ जाता है, मतलब आपका जो नॉर्मल है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे होते हो या नीचे की तरफ जा रहे होते हो तो आपका वजन हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा आपको। अगर आपको कुछ इस लेक्चर में कमी लगी तो आप बताइए। ठीक है, थैंक यू।